और दादाजी, जब आपने संघर्ष किया था और जब आप संघर्ष चालू किया था तो लोगों की परिस्थिति, अपने समाज, आदिवासी समाज की परिस्थिति कैसे थी और जो लोग थे उनके सवाल क्या थे, उनका निराकरण आपने कैसे लाया था जब अपने संघर्ष की शुरुआत की थी तब? तो वो जो समय था उस टाइम मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, समाज पूरा जो था वो भूख जिसको कहा जाता है, रोटी जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ा सवाल था कि शाम को या कल हम लोगों को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लोग सिर्फ पेट भरने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, सिर्फ रोटी मिलती इसके बदले में भी कोई काम देता तो रोटी के लिए, खाने के लिए बदले में लोग काम करते थे। लोगों के दिमाग में पूरी दुनिया एक रोटी ही बनी हुई थी। रोटी के लिए सबसे बड़ा संघर्ष समझ लो कि ये जो पूरा पट्टा है, यहाँ पर अभी आप लोग देखते हैं कि मई जून महीने में भी हरियाली दिखाई देती है। यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। पीने के लिए सिर्फ कुएं थे कुछ कुछ जगह पे, नहीं तो पानी भी लोग नदी से पी लेते थे। ऐसी स्थिति थी। देखते तो अच्छा भी था वो समय वो इसलिए अच्छा था कि हम लोग बीमार कम रहते थे और पानी पीने के लिए स्वच्छ पानी से लेके हर चीज स्वस्थ मिलती थी। पर क्या था कि खाना ही घर में ना हो तो समय कठिन था। तो ऐसे में रोटी के लिए लोग कहीं भी चले जाते थे, कहाँ पर भी भटकते थे, किसके यहाँ भी काम कर लेते थे। और खास करके मई और जून, ये जो समय था, ये समय पे लोगों के घर में अनाज पूरा हो जाता था, खत्म हो जाता था। तो वहीं से लोग जो है वो उधार अनाज इधर उधर से, जमींदारों से, साहूकारों से अनाज उठाते थे और फिर उसको डेढ़ी डब्बली 3 गुना 4 गुना भी वापिस देते थे। ऐसे में बचता नहीं था। तो उससे ये होता था कि लोग कपड़े भी नहीं खरीद पाते थे, कपड़ों के लिए भी पैसा नहीं बचा सकते थे। तो आज हम लोग जो है, हमारे घर में कितना भी गरीब आदमी होगा उसके पास में 10-10, 20-20 जोड़ कपड़े, ये हम सब लोग देख लेंगे। मकान की बात करेंगे तो अभी हम लोगों को सरकार की तरफ से इंदिरा आवास, सरदार आवास, ऐसा करके हमारे लोगों को मकान मिले हैं। तो अब सब लोग अपने अपने मकान में, अच्छी स्थिति में, पक्के मकान में रह रहे हैं। तो उस टाइम हमारे पास में झोपड़ियाँ थी। जैसे आप लोग हरीश भाई, आप वेल्दा से पधारे हैं, तो उस टाइम वहाँ लोगों के नसीब में झोपड़ियाँ भी नहीं थी। ऐसी परिस्थिति थी। छोटी छोटी जगह में 15-20 लोग साथ में रहते थे। और कपड़े के बारे में तो आप लोगों को बताया कि कपड़े के लिए हमारे पास में पैसे बचते ही नहीं थी। तो हमारी दादियाँ जो है, हमारी माँ जो है, पहले लुगड़े यानी सूती कपड़े लाते थे, उसमें से गोदड़ियाँ बना लेते थे। तो वही गोदड़ी हम ओढ़ते भी थे और वही गोदड़ी
मेहमान आने थे उसके लिए बिछाने के काम में भी लेते थे, और जो बचे हुए चिथड़े उसमें से बनाई हुई गोदड़ी हर एक जगह पे हर एक काम में ली जाती थी। तो ऐसी परिस्थिति हमारी थी। और जो जैसे पत्ती है, पलाश की पत्ती, उससे भी घर ऊपर से ढांप लेते थे। और जो दीवारें हैं, घर की दीवारें, वो झोपड़ी की, वो कपास कपास रहता था, वो कपास की ऐसी दीवारें बना लेते थे और उसमें लोग रहते थे। ऐसी हमारी परिस्थिति थी। तो मेरा एक जीवन का अनुभव है। हमारे गांव में मेरा एक दोस्त था गोविंद करके, तो उसको लड़की देखने के लिए जाना था, लड़की देखने के लिए जाना था। तो उसके पास में पहनने के लिए कमीज नहीं था। मैंने में एक नया कमीज सिलाया था। तो उन्होंने आके मुझे बोला कि सांगलिया दादा, मुझे कल एक लड़की देखने के लिए जाने का है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मेहरबानी करके मुझे आपका कमीज देते तो अच्छा। तो वो मेरा कमीज पहन के, यहाँ उमरकुआ करके एक गांव है महाराष्ट्र में, वहाँ वो लड़की देखने के लिए मेरा कमीज पहन के गए। तो कमीज पहन के वो लड़की देख के आया, लड़की ने उसको पसंद कर लिया, उसने लड़की को पसंद कर लिया, उनकी शादी तय हो गई। और शादी तय हो जाने के बाद में फिर उसको थोड़े एक जोड़ कपड़े नहीं मिले, क्योंकि वो तो नियम के हिसाब से लेना पड़ा। शादी पूरी हो गई, फिर उसके बाद में वो कमीज लेके मेरे पास में आया। तो मेरा खेत और उसका खेत साथ में, तो उसकी घर वाली वो कमीज अगर मैंने पहना है ऐसा देख लेगी तो ये दूसरे का कमीज पहन के आया था ऐसा उसको मालूम पड़ जाएगा, इसलिए मैंने वो कमीज वापस नहीं लिया। तो इससे आप लोग समझ सकते कि कपड़ों के बारे में हमारी परिस्थिति क्या थी। कि एक ही जोड़ कपड़ा हम 3-4 साल तक निकालते थे। और हमारे गांव में कोई बुजुर्ग नई धोती लेके आता था तो पूरे गांव के बुजुर्ग देखने के लिए आते था कि कैसी धोती लाया है। और अच्छी चादर भी कोई लेके आता तो भी हमारे गांव के 10-15 घर के लोग इकट्ठा हो जाते और देखते कि कैसी चादर लाया है। और बहनों के लिए एक लुगड़ा हमारे यहाँ जो पहनते हैं, हमारी पूर्वज लोग जो पहनते थे, अभी तो साड़ियाँ वगैरह सब निकले हैं, पर उस टाइम लुगड़ा जो सूती का रहता था तो उसको घड़ी कहा जाता था, लुगड़ी की घड़ी। तो वो लेके आते तो भी पूरे गांव की बहनें वहां देखने के लिए आती कि कैसा लुगड़ा लाए। तो आज हमारे घर में 15-20 साड़ियाँ बच्चों के लिए, छोटे बच्चा पैदा होता है वहीं से उसको कपड़े लेके खुशी से लोग वहां लाके रख देते हैं। कपड़ों के बारे में हमारे सवाल छूट गए। आज रोटी के बारे में हम देखते हैं तो रोटी आज हमारे गांव में हम देखते हैं एक भी आदमी भूखा नहीं रहता है, ऐसी अब आज का समय है। और मकान के बारे में देखेंगे तो आज हमारे पास में पक्के मकान थे। तो उस टाइम मकान का सवाल तो इस तरह था कि जंगल बहुत थे हमारे, नहीं था ऐसा नहीं था, जंगल बहुत थे। पर जंगल से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोगों ने ऐसे कानून बनाए थे कि हम जंगल से लकड़ी घर बनाने के लिए नहीं ला सकते। हमारे पड़ोस में भी जंगल था, फिर भी हमारे पास में झोपड़ियां थी। तो इसके पीछे कारण है कि हम लोगों को कानूनी रूप से ऐसा डरा या धमकाया जाता था कि हम लोग जंगल से लकड़ी नहीं ला पाते थे। और जो कोई लाता था तो उसको भी पकड़ के लेके जाते थे
उसको मार पड़ती थी, उसको दंड भरना पड़ता था। इधर हमको कपड़े के लिए नहीं पैसे मिलते थे, रोटी के लिए नहीं, रोटी के लिए पैसे नहीं मिलते थे, तो हम दंड भरने के लिए कहाँ से पैसे देंगे। और जिस आदमी को पकड़ा जाता था उसको इतना पीटा जाता था, इतना पीटा जाता था कि लोगों के मन में ऐसा डर पैदा हो गया था कि अगर हम जंगल से लकड़ी लाएंगे तो हमको दंड भरना पड़ेगा और मार खाना पड़ेगा। इससे लोग जैसे कि तैसे कोई ऐसी वही परिस्थिति में वो पुरानी झुपड़ी में गिर जाती थी, ऐसी झुपड़ी में पड़े रहते थे। फिर भी हमारे लोग जो है वो दबे सहमे अपना जीवन चलाते थे। तो चंद्र सिंह बर्डे करके वो शाहदा से सातपुड़े के किनारे पे एक गांव है, वो गांव में एक कार्यकर्ता, उसका गांव का नाम मैं अभी भूल गया हूँ, तो उस टाइम उन्होंने एक गीत गाया था और लिखा भी था। तो उस टाइम वो गीत गाते थे कि सिपाही पैसा मांगे है आमू लात देना, डोगू डोगू फिरनारा आने खेड़नारा नेकी तेकी, ऐसा उन्होंने ऐसा एक गीत लिखा था कि पुलिस वाले यानी जंगल खाता वाले आते थे और पैसे मांगते थे और फिर मुर्गियां मांगते थे, दारू मांगते थे। तो उसके सामने उन्होंने गीत लिख के वो लोगों के सामने सिपाही पैसा मांगे है आमू लात देनारा, इस तरह से उन्होंने थोड़े गीत वगैरह अंबर सिंह महाराज के साथ में लड़ने का कार्यक्रम, संघर्ष करने का कार्यक्रम चालू किया और उस टाइम पे थोड़ा संघर्ष लोगों में बढ़ा। तो यहाँ ये जो सरकारी जमीन है, ये जमीन को हम जुताई करे, खेड़े, ऐसा लोगों के मन में हुआ और लोग फिर जंगल में खेती निकालने के लिए जाने लगे, इकट्ठा होने लगे, ये जंगल खाते से संघर्ष होने लगे, ऐसा संघर्ष चालू हुआ। तो ये संघर्ष में कई लोगों ने जान भी गंवाई, पुलिस वालों का मार भी खाया, जेल भी गए, और ऐसा करके फिर लोगों ने जमीन निकाली और वो जमीन से फिर थोड़ा नई खेती निकाल के फिर ये संघर्ष में लोगों ने कुछ सीखना चालू किया। रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में तो आप लोगों को मैंने बता दिया। रोटी के लिए भी संघर्ष, कपड़े के लिए भी संघर्ष, मकान के लिए भी संघर्ष। तो उस टाइम ये कम से कम ये 70-60 आजादी के बाद में 70 तक का ये रोटी का, मकान का, कपड़े के लिए संघर्ष रहा। और वैसे भी लोग इलाका छोड़ के कहीं नहीं जाते थे जानकारी के अभाव से। हमारे बुजुर्गों ने कम से कम 70 तक की बात करूं तो हमारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने नंदुरबार भी नहीं देखा था, शाहदा भी नहीं देखा था, राजपीपला भी नहीं देखा था, सूरत भी नहीं देखा था। कोई किसी को कभी इलाज की जरूरत पड़ती, स्वास्थ्य ऐसे रोग बनते कि ये बड़े रोग हो जाते, जैसे कैंसर जैसे रोग है और टीबी जैसे रोग है, ऐसे रोगों के लिए लोगों को सूरत जाना पड़ता। तो सूरत की बात यहाँ के लोग बात करते तो इतनी दूर गया था, ऐसा नंदुरबार जाते तो भी ओहो हो बड़ा शहर, इतनी दूर गया था। मैं नंदुरबार देख के आया तो लोग बड़ाई करते थे कि मैं नंदुरबार गया चलोदार। मेरी माँ के बारे में बात करूं तो मेरी माँ ने निझर नहीं देखा था। तो मेरी माँ को मैं कम से कम ये 90 के आसपास मैं निझर लेके गया था, वो भी सरकारी काम के लिए। तो मेरी माँ ने 90 में निझर देखा। तो हमारे लोग जो थे शिक्षा के अभाव से, जानकारी के अभाव से इलाका छोड़ के कहीं नहीं निकलते थे, संघर्ष भी नहीं करते थे। ऐसी हमारी यहाँ की परिस्थिति थी। नाम यानी पुलिस का नाम अगर हमारे कान में पड़ता था तो नाम से ही हम डर जाते थे। हमारे गांव में पुलिस की गाड़ी आ जाती थी तो हम लोग गांव में घर छोड़ के खेत में भाग जाते थे, क्योंकि हमारे गांव में पुलिस आई है या पुलिस आने वाली है, इतनी दहशत थी। क्योंकि
पूरा जो व्यवस्था यानी पूरा व्यवस्था तंत्र था वो, और स्थानिक लेवल के जो जमींदार थे, स्थानिक लेवल के स्थापित हित के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो सब लोगों को दबाने के कार्यक्रम करते थे। और दूसरी बात, कानूनी रूप से भी हम लोगों में जानकारी का अभाव था। तो धीरे यानी पहले तो अंगूठा लगाते थे, कोई भी हमको अंगूठा लगा लेता था, और कुछ भी लिख के हमारे खेत भी लिख लेते थे लोग अंगूठा लगा के। तो भी हम लोगों को मालूम नहीं रहता था कि अंगूठा क्यों लगाए। कोई भी अंगूठा लगा के हमारा जितना भी अधिकार था उसको ले लेते थे। बाद में ये लोग थोड़े गांव में 8, 10, 15 लोग पढ़े लिखे हुए, तो अंगूठा लगाने के पहले पढ़ने लगे, तो बिगड़ पड़े अंगूठा नहीं लगाने लगे। तो ये पढ़ाई से यानी शिक्षा से कुछ हद तक हम लोग अन्याय, अत्याचार और शोषण से मुक्त होने लगे। तो ऐसा करके शिक्षा का अर्थ भी लोगों के समझ में आने लगा। तो ऐसा करके फिर लोग धीरे धीरे पढ़ने के लिए थोड़े उत्साहित हुए और पढ़ने लगे। और पढ़ाई करते करते कुछ लोग 1-2 छूट-फूट नौकरी में, सरकारी नौकरी में लगने लगे। उनका जो जीवन स्तर है वो थोड़ा लोगों में थोड़ा आगे ऊपर लगने लगा। तो उनके घर में सारी व्यवस्था, उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन पद्धति, उनके घर में सुख, उसके घर में सामान, भौतिक संपदा, ये वो घर में उस टाइम तो लोगों के पास में मोटरसाइकिल नहीं थी। एक गांव में कुछ घोड़े थे, बैलगाड़ियां थी, इससे चलता था। तो नौकरी के लगने के बाद में साइकिल लाई, तो साइकिल पे बैठ के जब वो जाता था तो हमारे जैसे छोटे बच्चे उनको देखते थे कि हमारे पास में भी साइकिल यानी उस टाइम मोटरसाइकिल या आज 22 लाख की गाड़ी है उसके बराबर थी। तो इससे हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए कि हम भी इस तरह से कुछ चीजें हासिल कर सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छी रोटी खा सके, अच्छे मकान में रह सके और अच्छे लोगों से मिल सके, और जो हमारा जो जीवन स्तर है वो थोड़ा लोगों के बराबरी में आए। इसके लिए ये देख के कुछ लोग मास्टर बने, कुछ पुलिस बने, कुछ लोग जंगल खाते में गए, वन विभाग में गए, और कुछ लोग सिपाही, कुछ लोग तहसील में, कुछ लोग पटवारी बने। बड़ी नौकरी तो उस टाइम नसीब नहीं थी, ये सेवा वाली नसीब थी। पर सेवा वाली नौकरी में भी जीवन स्तर का लोगों को मालूम पड़ा, तो फिर लोग पढ़ने के लिए थोड़े कोशिश करने लगे। उस टाइम हम लोगों ने भी ये पढ़ने के लिए कोशिश की, और हम लोग भी पढ़ते पढ़ते, मैं भी बीकॉम तक का पढ़ा। कोई भी समाज शिक्षा में पीछे होता है, जानकारी के अभाव में होता है, तो इससे बहुत सवाल उभर कर बाहर आ जाते हैं। और आर्थिक जिसको कहा जाता है, आर्थिक जो चीज है, आर्थिक हमारे लोगों के पास में नहीं होने से, आर्थिक का मतलब पैसे जिसको हम कहते हैं, और पैसे के लिए हमारे लोगों के पास में कोई स्रोत नहीं था। पहले से हम लोग बहुत गरीब, और गरीब रहे भी है और गरीब थे ही। तो इससे हम लोग बाकी का कुछ नहीं कर पाते। पर सूरत जिले, हमारा जिला जो है सूरत, तो सूरत जिले में कुछ आदिवासी और गैर आदिवासी कार्यकर्ताओं ने मिल के, राजकीय क्षेत्र पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने एक अच्छी बात उनके मन में, दिमाग में आया, और आदिवासी पट्टे पे एक रचनात्मक दृष्टिकोण उसके मन में आया कि आदिवासी समाज की परिस्थिति, आदिवासी समाज
जो है वो बहुत आर्थिक रूप से बहुत समस्या में रहता है। इसके लिए उन्होंने हमारे इलाके में सुमूल, जो आज आप लोग देख रहे हैं, सुमूल डेयरी का निर्माण किया। सुमूल डेयरी का जो दूध वाला जो कार्यक्रम थे सहकारी रूप से, तो गांव गांव हमारे लोगों को जो है ये मंडलियां बना के हमारे लोगों को भैंस और गाय देने का कार्यक्रम चालू हुआ। उससे हुआ यूं कि जो लोग सालदारी का काम करते थे, गैर आदिवासी लोगों के, मैं कोई जाति पे नहीं करूं, नाम लूंगा, और वो एक परिस्थिति थी। परिस्थिति के हिसाब से वो लोग कम से कम हमारा पेट तो भरते थे। उनका भी धन्यवाद है, उनको कुछ नहीं कहूंगा। पर क्या है कि स्वतंत्र देश में लोगों की परिस्थिति जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आया था। तो हमारे समाज का जो आर्थिक रूप से जो एक परिस्थिति थी वो बहुत गिरी हुई थी। ऐसे समय में सुमूल डेयरी ने हमारे इलाके में ये जो भैंस वाला कार्यक्रम, जानवर देने का कार्यक्रम चालू किया, तो उससे लोगों में एक स्वतंत्रता, जिसको जीवन क्या का स्वावलंबन किसको कहते, स्वतंत्रता किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, जीवन क्या है, वो लोगों के समझ में आया। दूध जो है, दूध भरने लगे लोग मंडलियों में, दूध मंडलियों में, और उससे जो आय आने लगी, रोजी रोटी जिसको कहा जाता है, उसका पूर्ण रूप से लोगों के समझ में आया। महीने के बाद में जब लोगों को जिस 1 रुपया भी नहीं बचा सकते थे, खा पी के लोगों को 500, 1000, 1500, 2000, 5000, आज हमारे लोग जो है वो 25, 30 हजार, लाख तक का पेमेंट हमारा समाज लेने लगा है। उससे लोग जमींदारों से मुक्त हो गए, साहूकारों से मुक्त हो गए, और अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला देके पढ़ाने लगे। तो ये जो सुमूल डेयरी वाला एक सहकारी जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति से हमारे समाज में एक मुक्तता का एहसास हुआ। तो हम जो हमारे सुमूल के स्थापक जितने भी थे सहकारी क्षेत्र में आदिवासी समाज की तरफ से मैं उनका आज धन्यवाद मानता हूं, इसलिए कि हम लोगों का जो ऋण है वो एक शब्द के जरिए मैं पेश करूं। जैसे कि हमारे समाज के अमर सिंह भाई जेड़ चौधरी, वो आज भी, तो उस टाइम वो लोग उनमें शामिल थे और उनको भी संघर्ष करना पड़ा है। ऐसे बाकी के स्थापित हितों के साथ में मिल के काम करना उनके लिए भी कठिन था। तो अमर सिंह भाई है, अशोक भाई चौधरी है, फिर हमारे छितू भाई गामित अभी नहीं रहे, अमर सिंह भाई चौधरी जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे। ऐसे लोगों ने ये जो आदिवासी पट्टा है, तो वो आदिवासी पट्टा आर्थिक रूप से कैसा संपन्न हो और अपना स्वावलंबन किस तरह से पैदा हो, इसके लिए ये लोगों ने सोच के, चिंतन करके आज हमारे समाज को खड़ा किया है। एक तरफ शिक्षा और सरकार की तरफ से भी ऐसे कुछ आयोजन हुए कि ये जो किसानों को क्या मिलना चाहिए, मजदूरों को क्या मिलना चाहिए, फिर उसके साथ में जो हमारे कुछ नौकरी करने वाले पेशा वाले लोग हैं, वो लोगों को क्या मिलना चाहिए। ऐसा करके ये जो यहाँ के संघर्ष को देख के आदिवासी समाज संगठित होके संघर्ष करने लगा, उससे सरकार के सामने सवाल गए। तो वो सवाल को सुलझाने के लिए, क्योंकि वोट बैंक के लिए आज भी यही परिस्थिति है कि वोट बैंक के लिए लोग यानी तादाद को देखते हैं कि समाज कितना संगठित है, उसको देखते हैं। तो आज लोग संगठित होने लगे। जैसे जंगल जमीन के सवाल के संघर्ष हुए, तो जंगल जमीन के साथ कितने लोग जुड़े हैं वो भी देखा। मजदूरों के संगठन हुए, तो मजदूर इकट्ठा होने लगे 1000, 10,000, 20,000 की तादाद में
तो इनको देख के किसान इकट्ठा होने लगे। इसको देख के फिर सरकार भी फिर हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करने लगी। हमको क्या चाहिए, तो ऐसा करके फिर हमारे सवाल सुलझाने के लिए हम लोगों ने राजनीति को भी मजबूत कर दिया। और ये अभी के लोगों को ये समझने जैसी बात है कि संगठन जो है, और संगठन जैसे जैसे बड़े पैमाने पे और समाज के लोग बड़े पैमाने पे इकट्ठा होते हैं तो राजनीति को भी मजबूर होना पड़ते है। हमको हमारा सवाल क्या है उसको छोड़ाने के लिए राजनीति को भी मजबूर होना पड़ता है। तो मेरा जो संदेशा है, हम लोगों ने जो संगठन